हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन पॉइंट। आज हम एडुटेरिया बिहार वस्तुनिष्ठ समान अध्ययन का 10वां प्रैक्टिस सेट का सॉल्यूशन करेंगे। इससे पहले हम टोटल 9 प्रैक्टिस सेट का सॉल्यूशन कर चुके हैं। उसका वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है। उसका पीडीएफ चाहिए आपको तो टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना पड़ेगा, वहाँ पर सारे पीडीएफ मिल जाएंगे। बिहार में आयोजित होने वाले जितने भी एग्जाम होते हैं, बीपीएससी, बीएसएससी, बिहार एसआई, शिक्षक भर्ती, बिहार पुलिस एवं बिहार दरोगा, जितने भी एग्जाम होते हैं उन सभी एग्जाम के लिए ये प्रैक्टिस सेट बिल्कुल ही महत्वपूर्ण साबित होगा। और मानिए तो 10 से 15 नंबर पूछे ही जाते हैं हर एग्जाम में, बिहार स्पेशल। तो इसीलिए कंटिन्यू बने रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस सेट का हमारा पहला प्रश्न है, प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को किस वर्ष विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 2016 में। प्रश्न है, प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को किस वर्ष विश्व विरासत स्थल सूची में शामिल किया गया है? 2016 में। निम्नलिखित नदियों में कौन सी नदी हिमालय क्षेत्र की नदी नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सकरी। सकरी जो है हिमालय क्षेत्र की नदी नहीं है। किस स्थान से गंगा नदी समतल भूमि पर बहना प्रारंभ करती है? हरिद्वार से। हरिद्वार से जो है गंगा नदी समतल भूमि पर बहना प्रारंभ करती है। दिए गए विकल्पों में किस जिले में पुरानी जलोढ़ मिट्टी की सर्वाधिक बहुलता पाई जाती है? गया जिले में। गया में जो है पुरानी जलोढ़ मिट्टी की सर्वाधिक बहुलता पाई जाती है। अगला प्रश्न है, बिहार की जलवायु के अंतर्गत कौन सी ऋतुएं प्रचलित है? बिहार की जलवायु के अंतर्गत जो है कौन सी ऋतुएं प्रचलित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। और इसका आंसर है तीनों हो जाएगा, शीत ऋतु, वर्षा ऋतु और ग्रीष्म ऋतु। ये तीनों ऋतु जो है बिहार की जलवायु के लिए प्रचलित है। सप्तधारा या सप्तधरवा कुंड कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, राजगीर में। सप्तधारा या सप्तधरवा कुंड कहाँ स्थित है? राजगीर में। भारत तथा नेपाल सरकार की सहमति से कोसी परियोजना की शुरुआत कब की गई थी? तो ये की गई थी 1954 ईस्वी में। भारत तथा नेपाल सरकार की सहमति से कोसी परियोजना की शुरुआत कब की गई? 1954 में। भीम वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? ये मुंगेर में है। भीम वन्यजीव अभ्यारण्य जो है कहाँ स्थित है? मुंगेर में। बिहार का सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? कैमूर। बिहार का सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? कैमूर। अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन जो है गया में होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत तथा बिहार का जनसंख्या घनत्व क्रमशः कितना है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व 382 और बिहार का जनसंख्या घनत्व 1106 है। 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मुंगेर। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला मुंगेर है। अगला प्रश्न है, बिहार स्थित बरौनी तेल शोधक कारखाना किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया है? बिहार में जो बरौनी तेल शोधक कारखाना है उसका स्थापना किस देश के सहयोग से किया गया है? तो ये किया गया है रूस के सहयोग से। बिहार में विद्युत इंजन कारखाना कहाँ स्थित है? ये है मधेपुरा में। बिहार में विद्युत रेल इंजन कारखाना कहाँ है? मधेपुरा में। मढ़ौरा स्थित डीजल लोको कारखाना द्वारा निर्मित शक्तिशाली डीजल इंजन गजराज कितने हॉर्स पावर का है? प्रश्न है, मढ़ौरा स्थित डीजल रेल इंजन रेल कारखाना द्वारा निर्मित शक्तिशाली डीजल इंजन गजराज कितने हॉर्स पावर का है? तो ये है 6000 हॉर्स पावर का। 6000 हॉर्स पावर का इंजन है गजराज। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना कब की गई थी? 1959 में। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना कब की गई थी? 1959 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, बिहार सरकार द्वारा प्रतिवर्ष स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? बिहार सरकार द्वारा बिहार स्थापना दिवस प्रतिवर्ष जो है 22 मार्च को मनाते हैं। 22 मार्च को हम जल दिवस भी मनाते हैं।
बिहार विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? तो ये है 2। बिहार विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या है 2। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधानसभा के सदस्य बनने हेतु 25 वर्ष की न्यूनतम आयु सीमा तय की गई है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। और इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 173। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधानसभा के सदस्य बनने हेतु 25 वर्ष की न्यूनतम आयु सीमा तय की गई है? अनुच्छेद 173 है। राज्यपाल के विधायी शक्तियों में शामिल है। राज्यपाल के विधायी शक्तियों में शामिल है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर होगा तीनों। राज्यपाल के विधायी शक्तियों में शामिल है अध्यादेश जारी करना, संयुक्त अधिवेशन को आहूत करना, सत्रावसान करना। इसीलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है, बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी, मतलब वर्तमान में मुख्यमंत्री नहीं है, तो वो है राबड़ी देवी। बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? राबड़ी देवी। राज्य स्थित सचिवालय का मुख्य कार्य क्या है? राज्य स्थित सचिवालय का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, उपर्युक्त में से एक से अधिक। और इसका आंसर ये तीनों होगा। नीति निर्धारण करना, विधान नियमावली का गठन करना, विभागीय मंत्रियों की सहायता करना। अगला प्रश्न है, पंचायतों में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था किस अनुच्छेद में किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 243 का डी। पंचायतों में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 243 का डी। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को निम्न में से कौन हटा सकता है? राष्ट्रपति हटा सकता है। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को निम्न में से कौन हटा सकता है? राष्ट्रपति हटा सकता है। किस वर्ष उर्दू को बिहार की दूसरी राजभाषा घोषित किया गया? तो ये किया गया 1984 में। किस वर्ष उर्दू को बिहार की दूसरी राजभाषा घोषित किया गया? 1984 में। बिहार में नमक सत्याग्रह की शुरुआत कहाँ से किया गया? बिहार में जो है नमक सत्याग्रह की शुरुआत कहाँ से किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। और ये किया गया है चंपारण एवं सारण से। बिहार में नमक सत्याग्रह की शुरुआत कहाँ से किया गया है? चंपारण और सारण से। अगला प्रश्न है, किस क्षेत्र से राहुल सांस्कृत्यायन 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? किस क्षेत्र से राहुल सांस्कृत्यायन 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? ये थे अन्नवारी या अंबारी, दोनों एक ही है। अन्नवारी जिसे कि अंबारी भी कहा जाता है। बिहार में किस जिला के लोगों ने चौकीदारी कर देना बंद कर दिया था? बिहार में जो है किस जिला के लोगों ने, एक कर होता था चौकीदारी कर, ये देना बंद कर दिया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। और इसका आंसर है तीनों, सारण, बेतिया और पटना। ये तीनों जिला के लोगों ने जो है चौकीदारी कर देना बंद कर दिया था। बिहार में द्वैध शासन प्रारंभ होने के बाद बिहार के गवर्नर कौन बने थे? बिहार में द्वैध शासन प्रारंभ होने के बाद बिहार के गवर्नर कौन बने थे? तो ये बने थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। 1937 के बिहार विधानसभा चुनाव के फलस्वरूप सरकार गठन के समय बिहार के राज्यपाल कौन थे? तो ये था M.G. हैलेट। M.G. हैलेट। 1937 के बिहार विधानसभा चुनाव के फलस्वरूप सरकार के गठन के समय बिहार के राज्यपाल कौन थे? M.G. हैलेट। अगला प्रश्न है, बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के दूसरे सत्याग्रही कौन थे? बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के दूसरे सत्याग्रही कौन थे? ये था अनुग्रह नारायण सिंह। अनुग्रह नारायण सिंह जो है बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के दूसरे सत्याग्रही थे। भारत छोड़ो आंदोलन के समय 11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय गोलीकांड में मरने वाले छात्रों की संख्या कितनी थी? 7। भारत छोड़ो आंदोलन के समय 11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय गोलीकांड में मरने वालों की छात्रों की संख्या कितनी थी? 7। किस आंदोलन के समय बिहार में आज़ाद दस्ता सक्रिय रहा? ये था भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो है बिहार में आज़ाद दस्ता सक्रिय रहा। निम्न में से किसने बिहार छात्र परिषद का गठन किया था? तो ये किया था राजेंद्र प्रसाद ने।
राजेंद्र प्रसाद ने जो है बिहार छात्र परिषद का गठन किया था। गौ हत्या रोकने के लिए बिहार में गौरक्षिणी सभा की स्थापना कब हुई थी? 1893 में। गौ हत्या रोकने के लिए बिहार में गौरक्षिणी सभा की स्थापना कब हुई थी? 1893 में। बिहार में नोनिया विद्रोह कब हुआ था? तो ये हुआ था 1770 ईस्वी में। 1770 ईस्वी से 1800 ईस्वी में। बिहार में नोनिया विद्रोह कब हुआ था? 1770 ईस्वी से 1800 ईस्वी के बीच। निम्न में से कौन सा क्षेत्र फ्रांसीसी व्यापारियों का व्यापारिक केंद्र था? ये था चंद्रनगर। चंद्रनगर जो है फ्रांसीसी व्यापारियों के लिए व्यापारिक केंद्र था। अगला प्रश्न है, किसके सूबेदारी काल में अंग्रेज यात्री बर्नियर पटना आया था? किसके सूबेदारी काल में अंग्रेज यात्री बर्नियर पटना आया था? ये था दाऊद खान सूबेदारी काल में। निम्न में से कौन शेर शाह का उत्तराधिकारी बना? इस्लाम शाह जो है शेर शाह का उत्तराधिकारी बना। 8वीं शताब्दी के मध्य मौखरी वंशीय शासन की समाप्ति के बाद किस वंशीय शासक की नींव बिहार में पड़ी थी? पाल वंशीय शासक की नींव। प्रश्न है, 8वीं शताब्दी के मध्य जो है मखौरी वंशीय शासन की समाप्ति के बाद किस वंशीय शासक की नींव बिहार में पड़ी थी? पाल वंशीय। बंगाल के किस शासक के समय सिकंदर लोदी ने बंगाल एवं मुंगेर दोनों के बीच सीमा रेखा का निर्धारण किया था? ये किया था अलाउद्दीन हुसैन शाह के समय। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर बख्तियार खिलजी के शव को दफनाया गया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, बिहार शरीफ में। बिहार शरीफ में जो है बख्तियार खिलजी के शव को दफनाया गया था। निम्न में से किस शासक के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था? कनिष्क के शासनकाल में। कनिष्क के शासनकाल में जो है चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। कर्नाट शासकों में कौन एक महान समाज सुधारक था? कर्नाट शासकों में जो है हरि सिंह देव एक महान समाज सुधारक था। अगला प्रश्न है, नालंदा को आर्थिक अनुदान देने वाला शासक कौन था? नालंदा को आर्थिक अनुदान देने वाला शासक कौन था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसका राइट आंसर ये तीनों है, धर्मपाल, हर्ष और देवपाल। नालंदा महाविहार को आर्थिक अनुदान देने वाला शासक था धर्मपाल, हर्ष और देवपाल। मगध के परवर्ती गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो ये था कृष्णगुप्त। मगध के परवर्ती गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? कृष्णगुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? कुमारगुप्त। मगध पर शासन करने वाले राजवंश का सही क्रम क्या है? तो ये है हर्यक, शिशुनाग, नंद और मौर्य। मगध पर शासन करने वाले राजवंश का सही क्रम क्या है? हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश। इसका कुछ ट्रिक होता है, हसीना मासूक। ह से हर्यक, सी से शिशुनाग, ना से नंद वंश, मासूक मौ से मौर्य वंश। अगला प्रश्न है और लास्ट दो प्रश्न हमारा बचा है। बिहार में मध्य पाषाण काल के अवशेष निम्न में से किस क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं? ये हुए हैं मुंगेर से। बिहार में जो है मध्य पाषाण काल के अवशेष निम्न में से किस क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं? मुंगेर से। लास्ट प्रश्न है, अंग एवं मगध महाजनपद का उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो ये मिलता है अथर्ववेद में। अंग एवं मगध महाजनपद का उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। इस तरह से हमारा ये 10वां प्रैक्टिस सेट समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद।